नमस्कार, आप हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। कार्यक्रम है एक मुलाकात जरूरी है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी, और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक जबरदस्त बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकारा जिनका नाम है विभा रानी। आप विभा जी के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे अगले 1 घंटे में, अगर आप मेरे साथ अंत तक इस दिलचस्प बातचीत का हिस्सा बने रहेंगे तो विभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात जरूरी है में। धन्यवाद सजीव जी। जी आपका भी बहुत बहुत और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और प्रणाम मेरी तरफ से। विभा जी, आप एक लेखिका हैं, रंगकर्मी हैं, अभिनेत्री हैं, गीतकार हैं, गायिका हैं। इतने आयाम हैं आपके व्यक्तित्व के कि दुविधा में हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। मुझे लगता है कि बाकी तमाम विधाओं को जोड़ता है आपका लेखन और आपका अभिनय। तो जानना चाहूँगा कि लेखन और अभिनय के प्रति आपकी ये जो रुचि है, ये कब और कैसी जगी? सजीव जी, हाँ, दो चीजें आपने कही हैं और बिल्कुल सही कही हैं कि एक लेखन और दूसरा अभिनय। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो अगर मैं मजाक में कहूँ तो बस पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। तो कुछ वो उस तरीके से कि बचपन से ही मेरे घर में लिखने पढ़ने का माहौल था। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी, अपने समय की 1936 की गोल्ड मेडलिस्ट थी। और जिस प्लेसमेंट की बात हम आज कहते हैं, तो वो प्लेसमेंट उनकी उस समय जब वो पढ़ रही थी तभी उनको सीधा प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए उनके पास लेकर आ गया था। तो घर में और बहुत ही टैलेंटेड थी और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था जिसमें उनकी मास्टरी नहीं थी। तो उन्हें देख करके मेरी सिर्फ एक ही इच्छा होती थी कि मुझे माँ जैसा बनना है। तो माँ का उनकी राइटिंग, उनकी एम्ब्रॉयडरी या उनकी निटिंग या उनकी सिलाई कढ़ाई, और उसके साथ साथ चाहे वो जियोग्राफी हो या साइंस हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, संस्कृत हो, ड्राइंग हो, ऐसा कोई सा सब्जेक्ट नहीं था जो वो ये नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे माँ की तरह बनना है। और घर में बहुत सारी किताबें रहती थी क्योंकि माँ ने उस समय फिर वो कुछ मास्टर डिग्री करने की सोची थी, तो ढेर सारी हिंदी की साहित्य किताबें थी, तो उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और हम तब स्कूल भी जाते थे और घर के काम भी करते थे, खाना भी बनाते थे क्योंकि माँ के स्कूल से आने के पहले उनको खाना चाहिए था। तो हम लोग, और तब उस समय ये होता था कि बाकी काम करते हुए किताबें पढ़ना तो कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं होता था। मुश्किल काम ये होता था कि रोटियां बेलते हुए, उसे सेकते हुए और अच्छे से फुलाते हुए और फिर लगातार उसी में पढ़ते हुए भी पढ़ना। तो वहां से पढ़ने की शुरुआत हुई, और जब पढ़ने की शुरुआत हुई तो फिर लिखने की भी इच्छा हुई। तो स्कूलों में थोड़ा बहुत लिखते थे, जो जैसा जब वो स्कूल में टीचर्स जैसा कहते थे। कॉलेज से फिर थोड़ा हमने वो लिखना शुरू किया, और जैसा कि होता है कि हर कोई शुरुआत कविता से करता है, तो मैंने भी कविता से शुरुआत की। हिंदी में लिखना पहले शुरू किया, उसके बाद मैंने मैथिली में, जो मेरी मातृभाषा है, मैंने उसमें लिखना शुरू किया। छपना पहले मैंने मैथिली में शुरू किया। 1981 में मेरी पहली कहानी मैथिली में छपी, और छपते के साथ ही फिर मैं बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि सेलिब्रिटी हो जाना, तो वो रातों रात में मशहूर हो गई। और उसके बाद फिर मुझे, जो उस समय हमारे जो सीनियर राइटर्स थे मैथिली के, उन लोगों ने हमें सलाह दी कि मैं तब कविताएं भी लिखती थी। क्या ना, यंग एज था तो लगता था, और कविता लिखना सभी को अच्छा लगता है, तो हमें भी उतना ही अच्छा लगता था। तो मैं कविताएं भी लिखती थी, कहानियां भी लिखती थी। तो उन लोगों ने समझाया कि नहीं, तुम्हारा गद्य बहुत स्ट्रांग है, और तुम गद्य लिखो और अच्छा लिखोगी और अच्छा करोगी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, ये हमारे सीनियर्स हमें गाइड कर रहे हैं। तो फिर हमने गद्य पर अपने आप को कंसंट्रेट किया, तो कहानियां लिखनी शुरू की। उसके बाद फिर हमने नाटक लिखना शुरू किया। और क्योंकि बीच में एक ऐसा वक्फा आया था 1987 टू 2007, जब मैंने एक्टिव थिएटर करना छोड़ दिया था अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और बाकी सारी चीजों के कारण। तो वो समय था जब मैंने नाटक लिखने शुरू किए, कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं नाटक से अलग हूँ। और नाटक में कैसे गई, इसके पीछे कारण ये था कि हर साल दुर्गा पूजा होती थी हमारे शहर में, और वहाँ रात भर, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये रात भर वहाँ नाटक चलते थे। तो दुर्गा पंडाल के बगल में। हाँ, बेसिकली किस जगह से आप बिलोंग कर रहे थे? मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ। मिथिला जो बिहार का उत्तरी इलाका है, वहां से। जी। और जगह, मैं जिस जगह को बिलोंग करती हूँ, जगह का नाम मधुबनी है, जो जिस नाम से मधुबनी पेंटिंग ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। जी।
हाँ, तो वहां पर वो नाटक होते थे, हम लोग सब कोई देखते थे, देखने जाते थे। तो हम लोग के तब वो कि महिलाएं पंडाल के पास या स्टेज के पास नहीं बैठ सकती थी, भले हम लोग उस समय बहुत छोटे थे, बट स्टिल। जी। तो हम लोगों के वो छत, किसी की छत थी जहां से वो दिखता था हमारे पड़ोसियों की, तो उनके छत पे जाकर के महिलाएं नाटक देखती थी, पुरुष तो आगे पंडाल पे बैठ करके देखते थे। जी। तो हमें लगता था कि हम भी नाटक करते हैं, पर लड़कियों का नाटक करना मना था, अलाउड नहीं था। वो नाटक में लड़कियों का पार्ट भी लड़के ही करते थे। लेकिन अंदर से कीड़ा कुलबुलाने लगा था। फिल्में नाटक का बहुत बड़ा जो है वो हम कह सकते हैं कि उसने हमें एक उत्तेजना दी। और फिल्में तब हम लोगों के पास या तो किताबें होती थी या फिल्में होती थी, अपने मनोरंजन के लिए या मन बहलाव के लिए या समय काटने के लिए। फिल्में जो भी हम लोग देखने जाते थे वो 3 साल बाद आती थी। जो आज रिलीज हुई वो 2 साल, 1.5 साल, 3 साल के बाद आती थी, पर हमारे लिए तब वही फिल्म नहीं होती थी। अच्छा। और मेरा अपना एक वो होता था कि वो जैसे स्क्रीन पे हीरो हीरोइन आए तो हीरोइन नदारद हो जाती थी, वहां पर विभा रानी प्रस्थापित हो जाती थी। तो चाहे वो धर्मेंद्र गा रहे हों, चाहे वो राजेश खन्ना गा रहे हों, वहां पर शर्मिला टैगोर हो या मुमताज हो या आशा पारेख हो या जो कोई भी हो, या हेमा मालिनी हो या शबाना आजमी हो, जो भी हो, वो गायब हो जाती थी और वहां पे विभा रानी अपनी कल्पना में वहां पहुंच जाती थी। तो उस तरीके से कह सकते हैं कि वो एक्टिंग और थिएटर और ये सारी चीजें, और एक अंदर से कहीं था मेरे अंदर कि मैं थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट चाहती थी, कि लोग मुझे डिफरेंटली जाने। कि लड़की तो ठीक है, सब लड़की हैं तो हाँ, फलाने की लड़की है, फलाने की बेटी है, फलाने की बहन है, तो ये सब तो ठीक है, बट आई वॉन्ट टू बी नोन एज विभा रानी। विभा रानी वॉट उसके कारण, और चूंकि रुकावटें बहुत ज्यादा थी छोटी जगह पे होने के कारण, तो स्मॉल टाउन गर्ल की जो अपनी मुश्किलातें होती हैं, तो जब जो जैसा मिलता गया, वो समय एक्टिंग का कहीं कोई स्कोप नहीं मिल पाया। लेकिन तब मैं रेडियो में चली गई थी, तो रेडियो में मैंने रेडियो ड्रामा किए। और लिखने लगी थी, तो लिखना और ये इस तरह से दोनों में जहां जब जैसे मौका मिला वैसे मैं करती गई। तो आपने वहां पे मधुबनी में, मिथिला में, वहां पे भी आपने कुछ रंगमंच में काम किया, अभिनय में? नहीं नहीं, मैं स्टेप, मैंने कहा ना कि हमें अलाउ ही नहीं किया गया। ओके। लड़कियां कहीं नाटक करती हैं, लड़कियां कहीं स्टेज करती हैं। जी जी जी। तो लेकिन उस नाटक का शौक जो था, वो नाटक का शौक फिर हमने रेडियो में किया। तो वहाँ जो रेडियो के जो नाटक होते थे, तो आकाशवाणी के जो नाटक होते थे, तो वो मैं वहाँ अप्रूव्ड कैजुअल अनाउंसर थी, अप्रूव्ड ड्रामा वॉइस थी। तो वहाँ जितने नाटक होते थे, तो हिंदी और मैथिली वो नाटक, हिंदी के नाटक, मैथिली के नाटक, वहां पर जब मैं असाइन किया जाता था, तो हम लोग वहाँ नाटक करते थे। तो उस क्रम में वहां पे कुछ नाटक किए, तो थोड़ा बहुत जो नाटक करने की चाहत थी, रेडियो नाटक के ही रूप में सही, लेकिन वो निकल करके आई। तो बॉम्बे आने के बाद आपने पहली बार मंच पे अभिनय किया? नहीं, उसके पहले, बाद में, उसके बाद मैं वहाँ कलकत्ता में गई। मैं कलकत्ता में 84 to 86 थी, तो वहां पर एक बार मैंने वहां पर किया था 1-2 नाटक। वो अपने जो ये थे सब एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में। तो मैंने शिव मूर्ति की कहानी उस समय आई थी, कसाई बाड़ा, और बड़ी फेमस हुई थी, बड़ी चर्चित हुई थी। तो वहाँ एक हम लोग के पहचान के थे, तो जो अपने यहाँ वहाँ जो कलकत्ते की मशहूर नेशनल लाइब्रेरी है, वहाँ के स्टाफ लोग उस नाटक को करना चाहते थे। तो वहां पर चूंकि मेजोरिटी वो बंगाली स्पीकिंग लोगों की थी, और वहाँ ये समस्या नहीं थी कि वहाँ महिलाएं नहीं काम करेंगी। लेकिन सवाल ये था कि वो जो सनीचरी का रोल था, वो सनीचरी का रोल करे कौन? उतनी हिंदी बोलने में कोई वहाँ की जो आर्टिस्ट थी या जो लोग थे वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो उन्होंने हमें कहा कि अच्छा आप कीजिए। तो शिव मूर्ति की कहानी, और इतनी प्रसिद्ध कहानी, तो हमने उस नाटक को किया। फिर उसके बाद और भी 2-4 ऐसे किए, लेकिन बहुत जम के नाटक नहीं किया। फिर मैं 86 के लास्ट में 87 to 89 में दिल्ली में थी। वहां पर फिर RS विकल जी के सानिध्य में गई, और वहां से हमने एक तरीके से सीरियस नाटक करना शुरू किया। उनका फेस्टिवल था, थिएटर फेस्टिवल, उसमें हमने लगभग, उनके 7 दिनों का फेस्टिवल था, तो उसमें लगभग हमें शायद 5 नाटक, 4 या 5 नाटक हमने किए, जिसमें दुलारी बाई मणि मधुकर का लिखा हुआ नाटक था, जिसमें जो दुलारी बाई का रोल मैंने किया था। उसके बाद 89 में मैं फिर यहाँ आ गई, मुंबई आ गई, और उसके बाद फिर मैं अपनी सारी चीज, अपनी दुनियावी चीजों में उलझ गई, और जो भी कह लें।
फिर मैं यहाँ हालात सिचुएशन ऐसी थी कि मैं उस समय एक्टिव थिएटर नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक्टिव थिएटर आपसे बहुत समय की डिमांड करता है और मैं जॉब भी करती थी। तो मैं सुबह 8 बजे निकल करके मैं 7 बजे घर लौटूं, फिर मैं रिहर्सल के लिए जाऊं तो मैं 11 बजे लौटूं, तो ये संभव नहीं हो पा रहा था। फिर हमारा जॉब था वो बहुत टूरिंग जॉब था, तो इसलिए आज यहाँ कल वहां तो संभव नहीं हो पाया। तो हमने उसको रेस्ट पे डाल दिया कि हम अभी एक्टिव थिएटर नहीं करेंगे, लेकिन थिएटर से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो उस समय हमने नाटक लिखने शुरू किए, जो अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा वो मंचित हुए। ओके। और 2007 से फिर हमने नाटक करना शुरू किया। जी, तो सोलो थिएटर भी आपने बहुत किया, थोड़ा सा बताइए सोलो थिएटर के बारे में कि वो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। क्या अभी मैंने पीयूष जी के बहुत सारे सोलो थिएटर देखा है, तो उन्होंने वो जिस तरह से बांध के रखते हैं पूरा एक 1-1.5 घंटे तक जो है पूरे दर्शकों को, तो आप भी उस कला में माहिर हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि ये सोलो थिएटर का जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना डिफरेंट होता है। सोलो थिएटर अपने आप में एक ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनर है थिएटर का। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। अपने अपने वो थिएटर पर्सनैलिटी, थिएटरिस्ट के अपने अपने रीजन थे, मैं उन पे नहीं जाना चाहूंगी। मैं आना चाहूंगी अपनी बात पर कि 2007 में जब मैंने ये तय किया कि हाँ अब मैं थिएटर कर सकती हूँ, एक्टिव थिएटर, तो मैं अपने सामने मैं थोड़ा चैलेंजिंग काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मुझे चैलेंजेस लेना अच्छा लगता है, मुश्किल काम करना अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं थिएटर करूंगी, मैं इतना समय दूंगी, तो मैं अब मैं एज के उस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि जहाँ मुझे लीड रोल तो मिलेगा नहीं, मुझे हीरोइन का रोल तो मिलेगा नहीं, तो माता जी का रोल मिलेगा तो कहीं से एक ऐसे वो टिपिकल सा रोल मिलेगा, तो उसमें कोई वैसा नहीं मिले, क्या मिले नहीं मिले, आई वॉज नॉट वेरी मच श्योर। तो हमने कहा कि मुझे तो एक ऐसा अब चाहिए कि एक तो मैं 20 साल के बाद आ रही हूँ, तो अपने आप को मुझे मांझना है, अपने आप को बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना है। तो आई हैव टू पुट माई सेल्फ मोर एंड मोर। तो कैसे करूं और क्या करूं, किस रूप से करूं, तो ये देखते देखते फिर मैंने तलाशना शुरू किया, देखना शुरू किया कि थिएटर में अभी क्या क्या चल रहा है। वहां मैंने देखा कि सोलो थिएटर का कहीं कुछ बहुत ही गुमनाम सा पड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि होता ही नहीं था, लेकिन बहुत ही कम, कोई कोई कहीं कहीं। और सबसे बड़ी बात थी कि उसके लिए लोगों के मन में कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं था, और कोई ये नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि हाँ फिर ये ठीक है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है, तो ये इस चैलेंज को मैं लेती हूँ और देखती हूँ कि कैसे क्या होता है। तो उसमें चैलेंजेस दो तरह से थे। एक तो ये था कि ऑडियंस की तरफ से चैलेंज, ऑर्गेनाइजर की तरफ से चैलेंज। उन्हें मतलब वो कहते थे सोलो, ओह कौन देखने आएगा, कौन क्या समझेगा। ऑडियंस को लगता था सोलो में क्या है, पता नहीं कैसे होगा, एक अकेला एक्टर क्या कर लेगा। एक्टर के लिए चैलेंज था कि उसके जो, जैसा भी आपने कहा कि पीयूष जी करते हैं तो 1-1.5 घंटा लोगों को कैसे बांध के रखते हैं, तो ये एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप अकेले हैं स्टेज पर और आप जितनी देर का प्ले कर रहे हैं और आपके सामने जितनी भी ऑडियंस है उनको आपको ऐसा पकड़ के रख लेना है कि उनकी पलकें झपके ना। ये एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मैंने इस चैलेंज को लिया और जिम्मेदारी के साथ ली, सिर्फ चैलेंज ही नहीं लिया, एक जिम्मेदारी ली कि सोलो को मुझे घर घर पहुंचाना है और सोलो को लोगों तक पहुंचाना है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लुक दिस इज सोलो प्ले। और सोलो प्ले भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही मनोरंजक है और उतना ही कैप्टिवेटिंग है जिस तरीके से आप ग्रुप प्ले देखते हैं। और दूसरी बात, एक कंफ्यूजन ये था लोगों के मन में कि लोग सोलो प्ले और मोनोलॉग को एक ही समझने लगे थे, जबकि मोनोलॉग एक अलग विधा है और सोलो प्ले एक अलग विधा है। तो मैंने मोनोलॉग पे काम नहीं किया, मैंने सोलो प्ले पे काम किया है। और धीरे 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 फिर मैंने उस जिम्मेदारी को लिया और मैं अपना एक बैग बना करके मैं अकेले चली जाती थी, जहां लोग मुझे बुलाते थे मैं अकेले चली जाती थी। मैं कहती थी मुझे सिर्फ बताना है लोगों को कि सोलो प्ले कैसा होता है। और मैं वहां जाकर के वहां फिर किसी को लेती थी लाइट्स के लिए, उनको बताती थी, फिर म्यूजिक के लिए वहां से जहां जिस जगह पहुंची वहां किसी को हायर करती थी, उनके साथ फिर रिहर्सल करती थी। बहुत हमारे लिए टास्किंग होता था, बट मैं उसको करती थी ताकि लोग जान सकें और समझ सकें। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि लोगों ने सोलो थिएटर को न केवल करना शुरू किया, समझना शुरू किया, बल्कि करना शुरू किया। फिर उसके चैलेंजेस, फिर एक बार जब आप सोलो में घुसते हैं ना,
और फिर जब उसका रिजल्ट सामने आता है और ऑडियंस है, सोलो थिएटर तो सीधा ऑडियंस और एक्टर की डायरेक्ट आमने सामने वाली चीज है। जी जी। तो वो जब आपको सामने आकर के और आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, तब लगता है कि हाँ, ये सोलो थिएटर मैंने कुछ अचीव किया, मैंने कुछ किया। और जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन अगर मिल जाता है तो फिर तो आप समझिए कि बल्ले बल्ले हो जाती है अपनी लगता है तो। मेहनत सफल हो गई है। तो उस तरीके से हमने सोलो थिएटर करना शुरू किया और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए था बिंब प्रतिबिंब नाटक, जिसमें एक साथ 3 प्रोटैगनिस्ट थी और 16-17 कैरेक्टर और अलग-अलग आते हैं और उन सबको पोर्ट्रे करना। और जो मेरे डायरेक्टर थे मिस्टर बॉम्बे कन्नन, जो चेन्नई में रहते हैं, तब मैं चेन्नई में रहती थी। अच्छा। उनका सिर्फ ये कहना होता था कि आप एक अकेला एक्टर हो, दैट डजंट मैटर। If you are portraying 20 characters, so that 20 characters audience should see and audience should feel. ओके। Yes, I am looking this character, I am looking that character. और ये मेरा चैलेंज था, जो उन्होंने मुझे वो उसकी टेक्निक बताई, उसके बारे में समझाया। और फिर धीरे धीरे जो है, और जब लोग कहते थे कि हाँ, आप तो स्टेज पर हैं अकेले, लेकिन आप जिसको भी आप पोर्ट्रे कर रही थी तो हम उसे देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि हाँ, अब ये कैरेक्टर है। अभी पिताजी हैं, अभी बाऊजी हैं, अभी भैया हैं, अभी मास्टरनी जी हैं, अभी बुच्ची दाई है, अभी कविता हैं, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं, या अभी कृष्ण हैं, अभी द्रौपदी हैं, हम उसे देख पा रहे हैं। तो सोलो प्ले की ये सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा आनंद है जी। कि आप ऑडियंस को सेटिस्फाई करते हैं और उसके पहले खुद सेटिस्फाइड होते हैं। जी। तो जो मोनोलॉग है वो मुझे लगता है कि शायद उसमें एक काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी कुछ उस तरह की चीजें होती है, जबकि मुझे लगता है सोलो थिएटर में आपको पूरा एक कहानी कहनी होती है अलग अलग किरदारों को लेकर। एम आई राइट? मोनोलॉग भी एक कहानी होती है, लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है, जैसे नाम से ही है, ये एकालाप। ये मोनोलॉग है, अपने आप से एक संवाद है। तो एक संवाद है तो सिर्फ एक संवाद है, आप उसको, ये कॉमेडी नहीं है। आप कोई भी जो है, कोई भी कहानी या कोई भी आप नाटक मोनोलॉग आप उसको आप कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी सोलो प्ले। सोलो प्ले में क्या होता है कि हर चीज, वैसे जैसे आपने एक कोई कहानी ली और अगर आपने वो कहानी ली तो उस कहानी में जितने भी सिचुएशंस हैं, जितने भी पात्र हैं, उन सारे पात्रों को आपको दिखाना है। और उसकी सारी विद देयर एक्टिविटीज, उनका फिजिकल मैनर क्या है, उनके बोलने का तरीका क्या है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, और उसके साथ साथ कि वो जो ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायलॉग डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसमें। और द मेन थिंग इज दैट कि एक कहानी आप, एक प्ले आपने लिया, उस प्ले में अगर 5 कैरेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने किया था मैं कृष्ण की, जिसमें कृष्ण और द्रौपदी के मैत्री भाव को लेकर के वो नाटक है। अब उसमें केवल कृष्ण और द्रौपदी तो नहीं रहेंगे, तो कृष्ण और द्रौपदी भी हैं, 5 पांडव भी हैं, उनके भाई ये पिता ध्रुपद भी हैं, धृष्टद्युम्न भी हैं द्रौपदी के भाई, कुंती भी हैं, भीष्म पितामह भी हैं, सबको ही हैं। अब मुझे सभी को पोर्ट्रे करना है, तो दिखना चाहिए कि अगर कुंती बोल रही हैं तो कुंती लगना चाहिए कि हाँ, अभी कुंती और द्रौपदी का संवाद हो रहा है। या अगर वो अर्जुन और द्रौपदी का संवाद हो रहा है तो ये दोनों ही अर्जुन की तरह प्ले कर अपना एक्ट करेंगे, द्रौपदी की तरह अपना एक्ट करेंगे, और दोनों के संवाद साथ साथ हो रहे हैं। ये नहीं है कि कृष्ण अपना बोल के चले गए, अर्जुन अपना बोल के चले गए, फिर द्रौपदी आके अपना बोल के चली गई, नहीं है। उसके बाद जब है एक सीन है कि जिसमें इस मेरे इस नाटक में, जिसमें जब उसे पता चलता है द्रौपदी के जब इसे 5 पतियों के साथ इसे रहना है, तो उसकी सखियां, उसकी सहेलियां जो उसका मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं आपस में। अब 10 सखियां आपस में हंस रही हैं, उसका मुझे पोर्ट्रे करना था। और उनके बीच में फंसी हुई द्रौपदी है, और जो विवशता से बाद में फूट कर रोने लगती है और माँ के पास जाती है, कहती तुम मुझे मार देती, और फिर माँ का सुलेस है कि हम स्त्रियों को ऐसे ही करना होता है। तो ये है बहुत जटिल, लेकिन उतना ही जितने जटिल रास्ते पे आप जाते हैं
उतने ही जब वहां से आप सफल होकर लौटते हैं तो वो जटिलता आपके आनंद में बदल जाती है। तो मुझे सोलो वैसे ही लगता है, तो सोलो इस तरीके से होता है। तो विभा जी, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, लाइक लाल कप्तान में आपने काम किया, और महारानी में आपका जो रोल था बेशक छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था फिल्म की कहानी के हिसाब से, वेब सीरीज की कहानी के हिसाब से भी, और हर लिहाज से उसमें कुछ एक ऐसे कनेक्टिंग नोट्स थे कि वो विमला रानी का जो कैरेक्टर था, विमला देवी का जो कैरेक्टर था, वो विमला देवी जी अलग से उभर के आता है। तो उसकी क्या ब्रीफिंग रही महारानी की, आप कैसा रहा, और ये थिएटर से आप एकदम सिनेमा में काम करना कुछ डिफरेंस आपको लगा? हाँ, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर परफॉर्मिंग आर्ट का अपना अपना तरीका है और हर एक दूसरे से अलग है। सिंगिंग अलग है, डांस अलग है, थिएटर एक्टिंग अलग है, इवन टेलीविजन की एक्टिंग अलग है, एडवर्टाइजमेंट में आप काम करते हैं वहाँ की एक्टिंग अलग है, फिल्म की एक्टिंग अलग है। फिर सबके आपके डिफरेंट आपके डायरेक्टर्स हैं, सब डायरेक्टर्स का अपना एक विजन है। और मैं तो अपने आप के लिए कहती हूँ कि मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। मैं थिएटर में भी कहती हूँ और ऐसे भी कहती हूँ कि मैं डायरेक्टर्स एक्टर हूँ। डायरेक्टर मुझे जिस तरह से मुझसे चाहे काम निकलवाने के लिए, मैं इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास रखती हूँ। मैं कहीं से रिजेक्ट नहीं रहती हूँ। आई एम जस्ट लाइक वाटर, कि आप उसको जिस भी बर्तन में डालो उस बर्तन में वो अपना आकार ग्रहण कर ले। तो जो भी डायरेक्टर मुझसे जिससे वो अपना एक हमें हिंट देते हैं कि इस तरह से आपको करना है, और फिर उसमें जो है एक्टर अपनी तरफ से जो कुछ भी ऐड कर सकता है वो ऐड करता है वो। और जो डिफरेंटली, जैसे आपने लाल कप्तान में देखा होगा लाल परी के रूप में, वो टोटल जो है वो उन्होंने मुझे, नवदीप सिंह जी ने छोड़ दिया था, यू डू इट, आई नो यू विल व्हाट यू आर। तो वो उन्होंने छोड़ दिया था और उसको मैंने जिस हिसाब से किया, जब शूट खत्म हुआ, पैकअप हुआ, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स और सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये था कि वहां जितने स्पॉट बॉयज थे वो सब जब सब अपना समेट रहे थे तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, आज शूटिंग करने में बड़ा मजा आया, क्योंकि उस दिन पूरे दिन केवल मेरा ही शूट था, मेरा ही सीन हो रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, इससे बढ़ करके रिवॉर्ड और मेरे लिए क्या हो सकता है। फिर सिनेमाटोग्राफर वहां थे, वो भी बड़े खुश थे, नवदीप सिंह जी तो खुश थे ही। उसी तरीके से महारानी में भी वो सुभाष जी ने हमें बुलाया और उन्होंने बताया कि ये करना है, ऐसे करना है, और हमने करने की कोशिश की। और उसको उस चीज को उन्होंने और चूंकि सुभाष जी वो इतने ब्राइट डायरेक्टर हैं और इतनी शार्प उनकी अपनी सोच समझ है, वैसे ही जैसे नवदीप सिंह जी की उधर है, इधर इनकी है। तो उन्होंने जो हमसे कहा हमने उसको करने की कोशिश की। और मैं हमेशा कहती हूँ कि टू योर सेटिस्फैक्शन, आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको 15 रीटेक लेने हो तो आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल विदाउट एग्जॉस्ट हुए मैं करती जाऊंगी जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए। लेकिन अच्छा रहता है कि वो 3-4 टेक के बाद वो शॉट ओके हो जाता है। तो दैट इज। विभा जी, आप एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। मैं चूंकि आपको पिछले 6-7 सालों से जानता हूं तो करीब से आपको इस दौर से गुजरते हुए देखा है। मगर जो स्पिरिट है आपकी, जो जज्बा है, उसको सलाम है वाकई। इतने रचनात्मक रूप से आपने इन सब का सामना किया कि आज आप एक मिसाल बन गई हैं सभी कैंसर पीड़ितों के लिए। ये जो दौर रहा आपका, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें आज की डेट में तो कैसे करेंगे? लगभग 1 साल का पीरियड था, क्योंकि कैंसर का इलाज होता है तो लगभग साल भर लग जाते हैं। 10 महीने तो मेरे भी लग गए। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है तो मैं भी 10 महीने बाद फिर से पैदा हुई। तो वो है। और इसमें चूंकि क्या था कि मेरे घर में मुझसे पहले 3 लोग कैंसर से जा चुके थे। तो मुझे लगा कि और मैं चौथी हूँ, तो एक ये दिमाग में था कि मैं जरा इससे फाइट करके देखूं और इफ आई कुड सर्वाइव। तो ये था कि मैं चौथा नहीं बनूंगी, एक भीतर वो डिटर्मिनेशन था। दूसरे ये लगता था कि मतलब कि भाई जिंदगी से किसे नहीं मोह होता है, कौन मरना चाहता है। तो मैं भी नहीं मरना चाहती थी, अभी भी नहीं मरना चाहती हूँ ऑफ कोर्स। और उसके बाद ये था कि अब मैं शुरू से मैंने कहा कि मेरी लाइफ में बहुत सारे, मैं जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, चैलेंजेस के बीच से ही मैं जो भी आज हूँ, जिस तरीके से हूँ वहां हूँ। तो हमने कहा ये भी लाइफ का एक चैलेंज है और लेट फेस द चैलेंज।
तो हमने इसको ये किया और उसमें तय किया कि अब आपके पास कोई मुश्किल का समय आता है तो आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं कि या तो आप रो करके उसका सामना कीजिए या हँस के उसका सामना कीजिए। सामना तो आपको करना है, उसका कोई चॉइस नहीं है। तो हमने कहा कि फिर हँस के सामना करो, क्योंकि उससे अपना भी थोड़ा मनोबल बढ़ा रहेगा, घर परिवार के लोग भी थोड़े से ईज़ में रहेंगे, क्योंकि आप ये सोचिए कि घर में एक कैंसर पेशेंट बैठा हुआ है और वो सारे समय रो रहा है, तो घर के लोग एक तो उस मानसिकता में कि कैंसर का मरीज है, कोई छोटा-मोटा सर्दी जुकाम का मरीज नहीं है, कैंसर का मरीज है, तो मैं कैसे हँसूँ? मैं कैसे मुस्कुराऊँ? ये भी उनके ऊपर एक बर्डन है। तो मैं तो परेशान हो रही हूँ, बीमारी मुझे हुई है ना, मैं सज़ा अपने घर के लोगों को क्यों दूँ? तो एक ये भी था कि उनके लिए भी मुझे हँसना है और अपने लिए भी हँसना है। सबसे पहले अपने लिए है कि अपने लिए तैयार रहना है और फिर जो भी चैलेंजेज़ आएँ, उनको फेस करना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है और ख़ास करके महिलाओं के लिए होता है कि केमो है, केमो में बाल गिरते हैं। तो केमो में मुझे भी डॉक्टर तो अपनी काउंसलिंग करते हैं, बता देते हैं, तो उन्होंने भी बता दिया कि फर्स्ट केमो के बाद आपके 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते से बाल गिरने शुरू हो जाएँगे। तो वो हो गए, तो मैंने उसकी भी तैयारी की, मानसिक रूप से उसकी तैयारी की। मुझे भी मालूम था कि यहाँ केमो से बाल जाते हैं, तो मेरे कमर तक के लंबे बाल थे, तो उसको पहले ही मैंने जो है वो जाकर के बिल्कुल वो ट्रिक्सी कट में मैंने कटवा लिया था। लेकिन फिर भी जब बाल गिरे तो इमोशनली तो बालों से तो बड़ा एक अटैचमेंट जैसा होता है, तो रोई भी। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को एडजस्ट किया कि मैं ऐसे ही रहूँगी बॉल्ड हेड। मैं विग नहीं लगाऊँगी या मैं सर ढक के नहीं चलूँगी या मैं ऐसा नहीं है कि किसी के सामने नहीं जाऊँगी। तो ऐसा मैंने अपने लाइफ से उसको हटा दिया। बल्कि मैं तो और खूब सज-धज के जाती थी केमो लेने के लिए, खूब ब्राइट लिपस्टिक लगाती थी, बड़ी बिंदी तो मैं वैसे भी लगाती हूँ। पोस्ट करते थे फेसबुक पर भी। जी, और मैं फेसबुक पर फ़ोटो शेयर करती थी, जानबूझ करके शेयर करती थी ताकि लोगों को हिम्मत मिले। ऐसे लोग जो भी फेस कर रहे होंगे या जिनके फैमिली के मेंबर्स फेस कर रहे होंगे, तो वो देख कर के कह सकें कि अगर ये ऐसे रह सकती हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते या आप क्यों नहीं रह सकते? तो इसके लिए हमने क्या था, उस समय से ही सोचा कि हाँ भाई, इससे निकल करके आना है। लकीली आप लोगों की शुभकामनाओं से निकल के आ गए। अच्छा, विभा जी, एक आपकी एक और विधा जो है मैं देख रहा था, दहकन, जिसे शायद गाली गीत भी कहा जाता है। हाँ, दहकन, ओके, अच्छा। तो इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब मैं ये फर्स्ट टाइम मैंने ये टर्म सुना है। अच्छा, दहकन मैथिली शब्द है और मैथिली में जो शादी ब्याह में गाली गीत गाए जाते हैं, टीजिंग सॉन्ग्स जिसे हम कहते हैं, उसको मैथिली में दहकन कहा जाता है। अच्छा। इसमें जो है गाली गीत गाए जाते हैं, वैसे गाली गीत गाए जाते हैं जो आपस में छेड़छाड़ के लिए होते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि हँसी मजाक करते हुए आप अपनी बात कह लें, जिससे कि दोनों पक्षों के बीच एक माहौल, जो एक अनजान माहौल होता है, अजनबियत वाला माहौल होता है, तिलक दहेज लिए दिए जाते हैं तो उसकी एक तनातनी होती है। लड़की हमारी दूसरे घर जा रही है, एकदम अनजान घर में जा रही है, जिसको वो तो तब का था, तब तो किसी लड़के भी लड़की नहीं देखते थे, लड़की का तो लड़के देखने का सवाल ही नहीं होता था। तो एकदम से अनजान माहौल में एक लड़की को भेजा जा रहा है, तो चीजों को थोड़ा सा ईज करने के लिए ये गाया जाता था। उसके अलावा ये चूंकि सारे गीत, रस्म, संस्कृत, रिवाज, इन सब का पालन अधिकांशतः महिलाओं द्वारा होते हैं, तो सारे गीत भी महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। तो ये विमेन्स वॉइस है। तो वॉइस ऑफ विमेन्स है और उनके एक्सप्रेशंस ऑफ विमेन है, expressions of women and their expressions of their sensuality and sexuality and their suppressed voice. इन सब का जो है एक मिक्स्ड रूप जो है वो गाली गीत में आता है। और ये गाली गीत, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये दहकन जो है, दहकन इज नॉट एन अब्यूज एंड नॉट एन इंसल्ट। मुझे अभी भी मैंने ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम अभी मैंने परफॉर्म किया है 1 हफ्ता पहले, वहां भी उन्होंने मुझसे यही पूछा कि दोनों में फर्क क्या है, गाली और गाली गीत में। मैंने उनको यही बताया कि जिसको बोलने में आपको समय लगा, आप सोचने लगे कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, वो गाली है। अच्छा। जिसको बोलने के बाद अगला जो है वो अपने आप को डिमीन फील करे, इंसल्टेड फील करे और तो वो गाली है। और जिसको सुन करके, जिसको बोल करके
हम खुश महसूस करें और जिसको सुन करके आप खुश महसूस करें और आपके चेहरे पे एकदम आपके ओठ जो है कानों तक फैल जाए स्माइल में, वो गाली गीत है। ये दोनों में फर्क है। जी विभा जी, तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इस विधा का? हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं हर जगह इसको गाती हूँ, लेकिन इससे ही आपको बहुत तुरंत पता चल जाएगा। अब जैसे मैं आपके ही नाम से, क्योंकि जब गाली गीत गाए जाते हैं तो लोगों के नाम लिए जाते हैं, नाम के साथ गाली गाई जाती है, तब उसका आनंद ज्यादा है। अगर मैं आपके नाम के साथ गाऊंगी तो आपके मन में गुदगुदी होगी, नहीं तो किसी तीसरे का नाम लूंगी तो आपको लगेगा अच्छा उसका लिया ना, मेरा तो नहीं लिया, तो आप उस आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो आप और अब मैं आपके नाम के साथ सुनाती हूँ। अब आप मुझे अपने जिसका भी एक किसी महिला का नाम आप हमें दे दीजिए। ओके, सो टेक द नेम ऑफ माय वाइफ अनु। हाँ ठीक है, ओके। तो अब जो है जैसे ही बारात या जैसे ही लोग आते हैं वर पक्ष के, तो गाली में स्वागत उसमें भी होता है। तो गाली में स्वागत कैसे होता है ये मैं आपको बताती हूँ जी, 2 लाइन में। जी। सुनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ, बजाओ मेरी सखियां ढोलक मजीरा बजाओ, बजाओ मेरी सखियां ढोलक मजीरा बजाओ। ये मेरे सजीव को कुर्ता नहीं है, ये मेरे सजीव को कुर्ता नहीं है, अनु का ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियां, अनु का ब्लाउज पहनाओ, पहनाओ मेरी सखियां स्वागत में गाली सुनाओ। जी, वेरी ब्यूटीफुल। कमाल है। तो अब आप ये सुनिए कि इसको सुनने के बाद आपके चेहरे पे हंसी आई या नहीं आई, या आपने अपने आप को जो है वो अब्यूज्ड फील किया, इंसल्टेड फील किया, क्या फील किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा दी, ज्यादातर ये शादी ब्याह में ही गाया जाता होगा ज्यादातर। हाँ शादी, देखिए ये सब गीत जो हैं ये सब ये एक आपके रस्मी गीत आप समझ लीजिए, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, तो हर रिचुअल्स में ये अलग अलग रिचुअल्स में ये भी एक हिस्सा होता है, गाया जाता है। अब रिचुअल सॉन्ग जो है कब गाया जाता है? जब कोई ओकेजन होता है। जी। अब जिंदगी में, हमारी आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा ओकेजन बच्चे के जन्म के बाद एक ये ओकेजन अगर हुआ तो हुआ, वो मुंडन है। उसके बाद तो पूरी जिंदगी उसकी नष्ट हो जाती है पढ़ाई और नंबर गेम्स में। 90% लाओ, 100% लाओ उसमें, तो उसके बाद उसकी जिंदगी का एक ही हरा पत्ता उसके सामने आता है, जो है उसकी शादी। तो उस शादी में ही लोग जुटते भी हैं, तो जुटते हैं तो, और उसी में 2 पक्षों की बात है, वर पक्ष और वधु पक्ष है। तो दहकन 2 रूप में गाया जाता है। एक तो जो वर पक्ष को दी जाती है, गाए जाते हैं वधु पक्ष के द्वारा, और दूसरा कि घरों में जो नाते रिश्तेदार होते हैं, जैसे जीजा साली का नाता रिश्ता है, देवर भाभी का नाता रिश्ता है, फिर ननद भाभी का नाता रिश्ता है। अच्छा, महिलाएं जो हैं, महिलाएं घर में हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन घर में हैं सब आपस में, तो हंसी ठिठोली करते हुए वो गाली गीत गा रही हैं। और फिर जब शादी का ये होता है, तो बारात के आने से लेकर के बारात के जाने तक अलग अलग रस्मों में अलग अलग तरीके से गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक कि खाना खाने के समय, जिसके बारे में तुलसीदास भी रामायण में कह गए हैं, और जिसके बारे में भी शांताराम भी कह गए, आज मीठी लगे हैं तुरी गाली रे, तो हम उसी मीठी गाली की बात करते हैं। तो खाना खाने के समय भी और मुंह हाथ धोने के समय भी गाया जाता है। और उनको ये खासियत है इस डहकन की कि अगर मैंने मान लीजिए कि हम लोग जब होता है तो वर पक्ष से हम नाम लेते हैं, तो किसी गार्जियन के पास जाते हैं, जो भी चाचा जी, मामा जी, पिताजी जो भी रहें, कि आपके यहाँ के कौन महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके नाम से गीत गाया जा सकता है। अच्छा, वो नाम देते हैं। ओके, चाहे वो उनके अपने पिताजी का ही नाम क्यों ना हो, मतलब दूल्हे के नाना जी, दादाजी ही क्यों ना, वहां से शुरुआत होती है। तो सबसे बड़े
रहती हैं। तो वहां से लेकर के जितने भी उनके नजदीकी लोग हैं उनके नाम दिए जाते हैं, 10, 15, 20, 25 जो भी हैं। और जब खाना शुरू होता है तो उस समय सारे लोग कान बिल्कुल जैसे खोल के, मुंह खोल कर तो खाना खा रहे हैं और कान खोल करके गाना सुन रहे हैं कि मेरा नाम आया कि नहीं। अच्छा। और जब नाम आता था, जिनका भी नाम आया, जैसे भी मान लीजिए आपका नाम आया जी। तो खुश हो गए, दो चार और चेहरे पे एकदम मुस्कान फैल गई कि हाँ मेरे नाम से भी गाली गई, गाली गाई गई। इट मीन्स कि आई डिजर्व दिस रिस्पेक्ट, या ओके। और मेरे इस घर में मेरी अपनी एक हैसियत है, मेरी आइडेंटिटी है। और ये होता था कि अगर बाई चांस नाम नहीं लिया गया तो लोग तो पत्तल छोड़ करके उससे चले जाते थे कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा नाम लिवैया नहीं है। तो आप यही समझिए कि गाली न सुनी जाने के लिए कोई नाराज हो, सुनने के बाद नाराज होना वो गाली है, और न सुनने के लिए नाराज हो जाना वो गाली गीत है। जी। एक मैं जानना चाह रहा था कि आपने एक कोरोना के समय पे एक प्रोग्राम चलाया, हीलिंग थ्रू थिएटर, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए कि ये किस तरह से काम करता है। ये तो अभी हम सारे ऑनलाइन ही हम काम करते हैं अभी, सारी चीजें, कहीं जाना आना तो अभी बहुत ही रिस्की है, हमारे लिए भी रिस्की है, दूसरों के लिए, हमसे ज्यादा दूसरों के लिए रिस्की है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हम मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और अभी जो सिचुएशन है हर समय, ये मैंने अपने कैंसर के समय से सीखा, हालांकि कैंसर और कोरोना का में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि मैं उस कैंसर के उस 10 महीने के उस सिचुएशन, उस फेज से निकली हूँ, गुजरी हूँ, और ये मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाया, जिसके कारण आज मैं आपके सामने हूँ। एग्जैक्टली। कोरोना के कारण, कोरोना से बहुत सारे संकट हैं, आए हैं। आपकी सबसे पहले आपकी जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब है उनकी सैलरी पूरी नहीं है, 60, 40, 30, 50% सैलरी मिलती है लोगों को। और उसके बाद जो है घर में तरह तरह की समस्याएं हैं। आप याद कीजिए जो पिछले साल लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था। अब जिनके पास, मान लीजिए हमारे आपके पास 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे में 3 लोग हैं तो अपने अपने कमरों में बंद हो गए। मेजॉरिटी पीपल हैं जिनके एक कमरे में घर है और 10 लोग रहने वाले हैं, जो चले दिन भर, जो अपने अपने घर, अपने अपने काम से निकल गए, बच्चे से लेकर के बड़े तक, और वो सिर्फ रात में आए, शाम में आए, तो बहुत कम समय जो है वो घर में गुजारते हैं। उसमें भी अधिकतम समय वो सोने और फिर अपने रोज दिन के उनकी दिनचर्या में निकलता है। ऐसे में जो लोगों का जो अवसाद है, डिप्रेशन है, और आज, और जब ये सेकंड फेज आया तो उससे भी बढ़ करके कि आप दिन रात देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, फलान, मतलब तमाम चीजें, और लोग इस तरीके से बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो अवसाद अभी बना है, और अभी तक लोगों के पास, अभी तो हम सिर्फ फ्रंट हेड पे जाकर के कोरोना की लड़ाई की बात कर रहे हैं। ये जो बैक हेड में जो है ये सारी चीजें हैं, बैक फुट में जो चीजें हैं, कि वो उस मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं कर रहा है, और लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए, हम जैसे लोग भी त्रस्त हो गए कि कितना इनको सुने, और मन अजीब अजीब सा होता लगता है कि अब जान निकल जाएगी। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि थिएटर मैं करती हूँ, थिएटर मेरी यूएसपी है, तो मैं सारे भी जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या इस तरह के हीलिंग वर्कशॉप्स हैं वो मैं थ्रू थिएटर लेती हूँ। तो ये 1 से 1.5 घंटे का जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, और वो हमें ग्रुप बना करके दे देते हैं, और फिर ऐसे ही जूम पर या गूगल मीट पर या जैसे भी है हम इसको लेते हैं, और उसमें उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। उनके साथ हम बहुत सारी थिएट्रिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे वो अपने आप को रिलीज कर सकें। ये एक कैथारसिस, काइंड ऑफ कैथारसिस है कि जो उससे वो अपने आप को रिलीज करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। हम उनके साथ बात करते हैं, फिर वो अपनी बातें बताते हैं, कुछ उनके साथ वर्क करते हैं, जिस वर्क को फिर वो अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये मॉड्यूल चलता है। तो ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका थिएटर से इन सच कुछ लेना देना नहीं होता, ये नॉर्मल लोग होते हैं, कॉमन लोग हैं, कॉमन। ये थिएटर नहीं है, थ्रू थिएटर। ये चूंकि मैं थे, देखिए अब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है, राइट, ओके, मैं पार्टिसिपेंट्स को वहां पर देखती हूँ, उनके साथ 2 मिनट 4 मिनट बातें करती हूँ, और वहां से मुझे
मिलता है, एक वे आउट मुझे मिलता है कि मुझे इस ग्रुप के साथ कैसे डील करना है, कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो आप जितने भी बार प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, एक ही प्रोग्राम, यही हीलिंग थ्रू थिएटर भी अगर आप 4 बार प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको 4 बार 4 अलग-अलग तरीके से मिलेगा। क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी लिख करके और वो नहीं करती हूँ, सामने जो है उनको देख करके मैं तैयार करती हूँ। जी। नहीं तो इसमें अभी ये तो काफी अच्छा आपने कॉन्सेप्ट बताया, मतलब इनफैक्ट क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही एक सिचुएशन ऐसी है जिस पर कोई गौर नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। तो इसमें आप अभी तक आपने जो किया, इसमें आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे, मतलब लोगों ने किस तरह के रिस्पॉन्स आपको दिए हैं? लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। इसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स में वो भी थे जो खुद कोरोना से निकल के आए थे, और मतलब 4 दिन पहले आए थे कोरोना से निकल करके, और आ करके बैठ गए कि हम पक गए, अब हमको कुछ चाहिए। वैसे लोग भी थे कि जिनके घर में 4 लोग कोरोना को उन्होंने अटेंड किया है, और अब वो उससे बिल्कुल वो परेशान हो गए हैं कि उनको कुछ चाहिए, कि मैं थक गई ये करके। कुछ लोग हैं कि जो बच्चे हैं, जिन्होंने देखा नहीं है बिल्कुल, कॉलेज के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, और इस तरह के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जिन्होंने देखा नहीं है अभी कोरोना का कहर, लेकिन सुना है उनके स्कूल कॉलेज सब अफेक्टेड हैं, सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सब कुछ बंद है, वो अलग परेशान है। तो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डॉक्टर्स की अलग दिक्कत है कि डॉक्टर्स को तो लोग मतलब ऐसे इसमें सर्टेन में तो भगवान मान लेते हैं, और केस खराब हो जाए तो उनको शैतान मान लेते हैं, तो उनका तो अलग एक ट्रॉमेटिक स्टेज है, नर्सों के अलग ट्रॉमेटिक स्टेज है। तो ये सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और वो कहते हैं कि भले 1 घंटा ही सही, तो ये जैसे एक कैप्सूल है, एक टैबलेट है, कि देखने में तो छोटा है लेकिन वो आपको 8 घंटे के आपको रिलीफ देता है। उसी तरीके से कि भले ये 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन अभी हम इतना अपने आप को रिफ्रेश फील कर रहे हैं, और फिर हम उनसे जो है कुछ हम वर्कशॉप्स के थ्रू हम उनसे कुछ बनवाते हैं, और हम उन कहते हैं कि इसको आप अपने पास रखिए, जहां भी आप रहते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने घर में कमरे में उसको आप लगा दीजिए, तो आपको हमेशा याद आएगा कि अच्छा ये मैंने किया था। उसको देख करके भी आप चेयरफुल होंगे। तो विभा जी, अभी नेक्स्ट आपका हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी आप किन चीजों पे काम कर रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में मैं एक साथ 2-3-4 चीजों पर काम कर रही हूँ। एक तो मैं ये चीज जो है ये मैं कैंसर के लिए करती हूँ, कैंसर हीलिंग वर्कशॉप्स, और हमारा कैंसर पर एक नाटक है पॉपकॉर्न ब्रेस्ट, और फिर हमारी कैंसर पर 2 किताबें हैं कविताओं की। तो उनसे जो हमारी जो प्रोसीड्स होते हैं उनको हम कैंसर पेशेंट्स को उनके इलाज के लिए या कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम उनको खर्च करते हैं। तो एक तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है। इसी के लिए हमने फेसबुक पर एक सेलिब्रेटिंग कैंसर पेज भी बनाया हुआ है, और वहां पर भी हम लोगों की कहानियां, लोगों के अपने जो ट्रू रियल लाइफ स्टोरीज हैं वो भी हम वहां पर देते हैं। और इसके अलावा हमारे फेसबुक पर हमारे 2 और पेज हैं। एक अवितोको रूम थिएटर का पेज है, जिससे हम लगातार काम कर रहे हैं लोगों को प्लेटफॉर्म देने के लिए। 2 सीजन हम उसके कर चुके हैं, अभी 3rd सीजन की हमारी तैयारी चल रही है। इसके अलावा एक हमारा बड़ी बिंदी क्लब करके एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जो महिलाओं के लिए है। और इसमें हर हफ्ते संडे को 2 दिन में 3 बजे हम किसी एक पर्सनैलिटी को बुलाते हैं, विमेन पर्सनैलिटी को, और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम सुनते हैं। और वो हमारी सभी महिलाओं के लिए होता है। तो ये एक कार्यक्रम होता है। फिर हमने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और ड्यूरिंग दिस कोरोना हमें ये देखा कि चूंकि अब घर में आदमी रह रहे हैं, तो फिर अच्छा चलो यार जरा हम भी किचन में ट्राई कर लेते हैं। तो लोगों ने कुछ किचन में काम करना शुरू किया। तो हमारा तो ये मानना होता है कि अगर आपको भूख लगती है तो आपको बनाना भी आना चाहिए। आप क्यों हमेशा जो है दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं? कारण कि हमने फिर ये देखा कि कुछ जो हमारे मेल मेंबर्स जो है हमारी सोसाइटी के, वो अपना किचन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया है, बीबी का मेल किचन। और इसमें हम जो मेल मेंबर्स जो भी बनाते हैं, चाहे आप चाय बनाइए या कहवा बनाइए या नींबू पानी बनाइए या आप चिकन बिरयानी बनाइए या कुछ भी बनाइए, आप हमें अपना एक वीडियो बना करके भेजिए और हम उसे उस पे अपलोड करते हैं। उद्देश्य ये है कि कल को अगर कोई ये रिसर्च करे कि कितने मेल मेंबर्स खाना बनाते हैं, और ये वो मेल मेंबर्स हैं जो शेफ नहीं है, जो प्रोफेशनल कुक नहीं है,
ये वो हम आप जैसे मेल मेंबर्स हैं जो अपने घरों में हैं, जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया या ओकेजनली बनाते हैं। जी जी। तो उनको तो कोई भी उसको उस चैनल पे आकर के उसे एक साथ इतनी जानकारी मिल जाएगी कि इतने सारे लोग जो हैं, ये इतने सारे हमारे पुरुष मेंबर जो हैं, मेल मेंबर हमारी सोसाइटी के, वो खाना बना रहे हैं। ये कोरोना में बना रहे हैं, कोरोना के पहले भी बनाएंगे, कोरोना के बाद भी बनाएंगे। तो एक किसी के लिए भी एक ये रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है और रिसर्च मटेरियल उसे मिल सकता है जी जी। इसके लिए, और उसको देख करके दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे कि अच्छा वाह, यहाँ इतने सारे लोग खाना बना रहे हैं, चलो लेट मी ट्राई ऑल्सो, मैं भी कुछ करता हूँ, मैं भी कुछ ट्राई करता हूँ। तो ये एक वो मोटिवेशन भी है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, क्योंकि मैं मैथिली में भी लिखती हूँ। मैथिली की राइटर हैं लिली रे, बहुत सीनियर राइटर हैं। तो उनका पूरा वर्क मैथिली से मैं हिंदी में लेके आ रही हूँ। और अपने नॉवेल लिख रही हूँ। कैंसर पर एक नॉवेल मेरा अभी आधा हो गया है, उसको मैं लिख रही हूँ। कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के नॉवेल्स मैं लिख रही हूँ। और बाकी अपना फिल्म और टीवी और वेब सीरीज और ये सब तो काम अपने हैं ही, तो चल रहा है। जी जी जी, बहुत बढ़िया विभा जी। आप इसी तरह से क्रिएटिवली लोगों को एनकरेज करते रहिए और इसी तरह से आप और बेहतरीन काम करते रहें और आपका हर आयोजन सफल रहे, ऐसी मेरी और पूरे रेडियो प्लेबैक इंडिया टीम की शुभकामनाएं हैं जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं। तो आपने समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो आप लोग भी हमें याद कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है। अपनी बातें हम आप और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता होगा। जी विभा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले एक फरमाइश मेरी जरूर रहेगी कि आपने लोकगीतों को बहुत आपने बढ़ावा दिया है और इतने सुंदर लोकगीत आपकी आवाज में अब मैं अभी सुबह भी सुन रहा था। तो कोई एक अच्छा सा लोकगीत हमें सुनाते जाएं आप जाने से पहले। श्री, मैं आज के हिसाब से जेड जनरेशन गर्ल्स का एक लोकगीत मैं आपको सुनाती हूँ, जो मैंने ही लिखा है। और मैं उसके एक स्ट्रेंजर उसका मैं सुनाती हूँ जी। ये क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि, और हिंदुस्तान में अभी भी वियोग की परंपरा बहुत अभी भी है कि लड़का शादी करके ले आया, लड़की को ससुराल में छोड़ दिया, घर में बिठा दिया, खुद कमाने बाहर चला गया। अभी भी होता है कि हम बॉम्बे में है तो आप देखेंगे कि हाफ ऑफ द मेजोरिटी जो है उनका घर परिवार गांव में है, वो यहाँ पे रहते हैं जी। तो ऐसे में जो है कि यहाँ पर ये अब लड़की जो है वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो उस नेचर से, उस हिसाब से वो कहती है कि नाउ आई इफ यू आर नॉट कैरिंग मी तो आई एम ऑल्सो नॉट कैरिंग यू। तो उस पे ये एक गीत है, मैथिली में है। परदेसी पिया न भेजे पातिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो, भेजे साड़ी न सूट सनेसिया हो, भेजे साड़ी न सूट सनेसिया हो, परदेसी पिया न भेजे पातिया हो। व्हाट्सएप करत पिया हीरो कहावे, व्हाट्सएप करत पिया हीरो कहावे, यूट्यूब ट्विटर पे जीरो कहावे, यूट्यूब ट्विटर पे जीरो कहावे। अरे बन गए खाली फेसबुक या हो, बन गए पिया फेसबुक या हो, परदेसी पिया न भेज पतिया हो, परदेसी पिया न भेज पतिया हो। थैंक यू। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया।